अकॉर्डिंग मिलेगा। हमारे पास जो किडनी का पेशेंट था, फिर उसको शुगर भी थी, फिर उसको ब्लड प्रेशर भी था, ये 3 चीजें आ गई हैं। अब ये 3 चीजों जिनमें आएंगी उसको हम फिर लिसिनोप्रिल में, मतलब कि बेंजाप्रिल आ जाए, कैप्टोप्रिल आ जाए, फिनोप्रिल आ जाए, लिसिनोप्रिल आ जाए, मैक्सोप्रिल आ जाए, फिर प्रिनिडोप्रिल आ जाए, फिर क्विनोप्रिल आ जाए, फिर रेमिप्रिल आ जाए। ये हमारे पास है मेडिसिन फार्मूला, केमिकल्स फॉर्मेशन, ठीक है। उसके आगे जो लुटेंसिन लिखा हुआ है, कैपोटीन लिखा है, मोनोप्रिल लिखा हुआ है, जेस्ट्रिल लिखा हुआ है, ये है उसके आगे ब्रांड्स नेम, ठीक है। और ये ब्रांड्स वो मैंने आपको बताया जो इजीली मेडिकल स्टोर्स वगैरह से मिल जाए, ये नहीं है कि जी आपको वो मेडिसिन मिले ही नहीं, ठीक है। अब इसमें जो ज्यादातर मेडिसिन यूज होने वाली है वो है कैपोटीन और जेस्ट्रिल, ये 2 जो है मेडिसिन है। और थर्ड पे अगर कोई यूज करे तो वो मोनोप्रिल करता है। अब हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि पेशेंट आया है आपके पास, ये आपको हिस्ट्री मिल गई, क्लिनिकल डायग्नोस कर दिया आपने कि ये पेशेंट जो है वो ACE सर हुआ है। जी बेटा। सर ब्रांड नेम और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ब्रांड नेम जो होता है ना वो कंपनी ने खुद रखना होता है, ठीक है। फार्मूला जो होता है ना, वो फार्मूला ये होता है कि उसके अंदर ये मेडिसिन पाई गई है, तो ठीक सर है। हम शॉप पे ब्रांड नेम बताएंगे? आप ब्रांड नेम बताएंगे, इसलिए तो मैंने साथ में मेंशन किया है। अगर फार्मूला होना तो मैंने फार्मूला ही लिखना था। ये जो लेटिंसिन है ये मेडिसिन का नेम है, ठीक है। फिर कैपोटीन है, ये मेडिसिन टैबलेट का नेम है। फिर मोनोप्रिल जो है ये टैबलेट का नेम है। फिर ये जो MG पोटेंसी लिखी हुई है ना, अब यहाँ पर पोटेंसी का मैं आप लोगों को जिक्र कर दूं। लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये 5 mg है, मतलब 5 लिखा हुआ है जेस्ट्रिल, ये है लो पोटेंसी। ये 20 mg जो है ये हमारी हाई पोटेंसी है। तो हमने पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देनी है तो हमने उसको लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी की तरफ लेके जाना, ये नहीं कि आप सबसे पहले उसको हाई पोटेंसी मेडिसिन दे दें, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और ये ब्रोंकाइटिस। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि आप लोगों के पास जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह वाले पेशेंट आते हैं उनमें एस्थमा भी होता है, एम्फीसीमा भी होता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है, ठीक है। हम तब क्या कौन सी मेडिसिन जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं, या आप लोगों के होता है सर मेरे वो मतलब कि गले का मसला बन गया है, ठीक है, गले में खारिश वगैरह हो रही है, ये वाली सारी चीजें हो रही हैं, तो तब आप कौन सी मेडिसिन देंगे। अब ये जो तीनों मेडिसिन लिखी हुई हैं ये सबसे पहले के टॉप ब्रांडेड जो है वो मेडिसिन है, जो कि आप लोगों को इजीली केयर फार्मेसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। और आप लोगों में से कुछ बच्चे जो होंगे जो कि एंटी एलर्जिक पेशेंट होंगे वो यूज भी करते होंगे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो है वो हम यूज करते हैं, वो सबसे पहले आता है एंटी हिस्टामीन, ठीक है। एंटी हिस्टामीन जो मेडिसिन होती है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, ठीक है, जिससे ये आगे एलर्जिक इमरजेंसी में भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है जेफिरलुकास्ट आ जाती है, 10 और 20 mg होती है, ठीक है। और उसके बाद मोन्टिलोकास्ट और जिलोटोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज आप लोगों को बताने वाली है वो ये है, मैंने 2 से 3 MBBS डॉक्टर देखे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट देखे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से MBBS करके आए हैं या आउट ऑफ सिटी से MBBS करके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। उनको ये ही नहीं पता कि 10 साल से कम वाले बच्चे को टैबलेट देनी है या सिरप देना है। तो ये आप लोग अपने माइंडसेट में बनाएं कि 10 साल से जो बड़ा बच्चा होगा, 12 साल, 14 साल, 15 साल, उसको आप टैबलेट दे सकते हैं, वो भी हाफ में, ये नहीं कि फुल टैबलेट दे दें, ठीक है। हाफ उसको आप टैबलेट दे सकते हैं, लाइक आपने पैरासिटामोल देनी है, ब्रूफेन देनी है, कुछ ऐसी देनी है, तो आप उसको हाफ में देंगे, फुल में नहीं देंगे। और 10 साल से जो कम वाला बच्चा है उसको आप सिरप देंगे, वो आपको 120 mg ओवर 5 ml ऐसे फॉर्मेशन में मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और ब्रोंकाइटिस वगैरह, ठीक है, इनको हम कौन सी मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। अगर किसी के रेस्पिरेशन का मतलब कि सांस का प्रॉब्लम वगैरह बन रहा है, सांस नहीं आ रही, वीजिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, और इरिटेशन पैदा हो रही है, ठीक है, उसको हम कौन सी मेडिसिन देंगे वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप चीज देखें, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर कोई नहीं है, ये जस्ट एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं। उसमें जेफ्लुकास्ट आ जाता है, मोन्टिलोकास्ट आ जाता है और जिलोटोन आ जाता है, ठीक है। ये इसकी आगे पोटेंशियल वगैरह लिखी हुई है, ये आप लोगों ने अपने पास लिख भी लेनी है। अगर घर में किसी को कोई खांसी वगैरह, खांसी का इशू बन जाता है, इरिटेशन हो जाती है, सांस का इशू बन जाता है, ठीक है, तो तब आप ये मोन्टिलोकास्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, और ये जेफिलोकास्ट जो है ये ज्यादा यूज होने वाला है, ये आप लिख के दे सकते हैं, साथ में पोटेंसी भी लिखी हुई है। उसके बाद आ जाता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का ये है कि जो हमारी स्टिमुलेशन होती है, मतलब कि रेस्पिरेशन एक स्टिमुलेशन के प्रोसेस पे होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अगर हल्की सी इरिटेशन होती है तो हमें फौरन कह लीजिए खांसी लग जाती है, कफ लग जाती है, और हम
बार बार जो है उसमें ड्राई भी हो सकती है, ठीक है, और मॉइस्ट भी कफ हो सकती है। तो अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो बेसिक चीजें हैं वो है लोराटिडीन, हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, फिर फेक्सोफेनाडीन आ जाती है और सिट्राजीन एपिनेफ्रीन में आ जाती है। अब यहाँ पर जो चीजें मेडिसिन वगैरह लिखी हुई ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि कुछ चीजें हमारे पास फैमिली मेंबर्स जो है होते हैं उनके मामले में उनके बारे में आप लोगों को ये मेडिसिन जो है वो याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो है वो आप डॉक्टर के पास जाएं। आपको चाहिए कि आपने अगर स्टडी की है 4-4 5-5 साल लगाए हैं डिग्री के ऊपर, अगर आपको ये भी चीजें नहीं पता और ये भी नहीं आप इंफॉर्मेशन रखते, तो फिर आप हर ग्राउंड में और हर शो में और हर जगह पे जाके ये मत कहें कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। अगर आपको ये चीजों का पता है फिर आप फख्र से कहें जी मैं। जी बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। तो बेटा मैं बोलिए। आपको बता रहा था रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होता है। आप लोगों को पता है कि चाहे वो हमारे मसल्स हैं, चाहे वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है तो वो स्टिमुलस से है। लेके हमारी आंखों की है तो वो भी आंखों का मामला है, तो वो भी हमारा कह ले कि स्टिमुलस के साथ जो है वो स्टिमुलस उसको मिलता है, वो फिर जो है वो मूवमेंट्स वगैरह करता है। फिर हमारे मसल जो है वो उसका कह ले कि स्टिमुलस के साथ ताल्लुक है। फिर ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो है वो स्टिमुलस वगैरह होते हैं जिसमें हम आगे इफिरेंट और एफिरेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है वो हमारे पास कौन सी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में मेडिसिन आती है जिसमें हमने रेस्पिरेटरी इरिटेशन वगैरह होती है, एलर्जी वगैरह होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और बच्चों को हम कौन सा सिरप दे सकते हैं और बड़ों को कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोराटिडीन में हम सबसे पहले आ जाए तो एल्टाइन होता है, वो 10 mg की टैबलेट होती है, ये आप बड़ों को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलर फ्री होती है जो 10 mg होती है, ये भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो आगे सिरप है ना, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है। चलिए बेटा रुकिए फिर एक सेकेंड। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी बेटा अब ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा ये इसके लिए माजरत आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट वगैरह कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो पर्सनली ग्रुप में मैसेज कर सकता है या वैसे मैसेज कर सकता है, तो मैं हाजिर हूँ ये सब चीज़ें बताने के लिए। तो यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास लोराटिडीन में जो होती है वो एलेटाइन होता है, ठीक है। उसके बाद एलर फ्री होती है, उसके बाद सिरप एलर होता है। अब जो सिरप एलर है 60 ml और सिरप एलोरट है, ये हम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बच्चों की खांसी वगैरह का मसला बन गया है, सांस वगैरह का मसला बन जाता है, उनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेक्सोफेनाडाइन। अब ये फेक्सोफेनाडाइन या फेक्सोफेनाडिन जो है हम यूज करते हैं, वो टैबलेट होती है एफएक्स फॉर्म में। इसमें हमारे पास तीनों जो है पोटेंसी होती है, लो मिड और हाई पोटेंसी। 60 mg भी होती है, ठीक है, 120 mg और 180 mg भी होती है। और कैप्सूल में हमारे पास जो है वो कैप्सूल फॉर्म में भी होती है और टैबलेट फॉर्म में भी होती है, वो हमारे पास होती है ALOC एलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिट्राजीन एपिनेफ्रीन। इसमें आप लोगों ने जर्टेक का नाम सुना होगा, ठीक है। वो आगे मैं आप लोगों के साथ वो उसका सीरप फॉर्म में भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अभी जो चीज़ है वो है सिट्राजीन एपिनेफ्रीन, जो कि हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह, किसी को है सांस का प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, दमा है, एम्फीसीमा है,
उसमें वो आप टैबलेट नहीं दे सकते, तो आप सिरप कौन सा देंगे, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एल्गिजेन, ठीक है, ये सिरप है। उसके बाद एल्जाइन जो है वो सिरप है, फिर सेरिडल जो है वो 10 mg। अब ज्यादातर जो इसमें टैबलेट जो यूज होती है ना वो ज़र्टेक सर होती है। जी बेटा। सर ये हम अस्थमा में भी दे सकते हैं? जी जी बेटा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट्स है ना, तो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे उनको आप बेहतर करने के लिए ये दे सकते हैं। लेकिन इसमें लोराटिडीन, फेक्सोफेनाडिन, इनका इतना ज्यादा असर नहीं है। ये लो पोटेंसी में ज्यादातर मेडिसिन होती हैं, इसलिए हम ये बच्चों को देते हैं। आपने देखा हो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। अगर आपको पेशेंट लग रहा है कि वो मतलब कि नहाया है, उसके बाद उसको मतलब खांसी वगैरह कोई ऐसी चीज हो गई, कुछ उसने खाया उसके बाद होगी, तो उसको आप हाई पोटेंसी की मेडिसिन ना दें, उसको आप लो पोटेंसी की मेडिसिन दें, ठीक है। हो सकता है लो पोटेंसी की आप मेडिसिन दें उसको आराम आ जाए, हाई पोटेंसी की दें तो उसको रिएक्शन हो जाए। ये चीज नहीं करनी है, आपने मेडिसिन लो पोटेंसी से स्टार्ट करनी है। अब आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने मेडिसिन दी है पेशेंट को तो उसको रिएक्शन हो गया, आप फौरन क्या करें कि मरीज फौरन ठीक हो जाए, ठीक है, तो वो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फेक्सोफेनाडिन। तो सबसे ज्यादा बेटा जो मेडिसिन यूज होने वाली है वो यहाँ पर जो है वो सिट्राजीन है, जो कि बेस्ट हमें कह ले के रिजल्ट देती है। उसमें हमारे पास एल्गिजेन आ जाती है, एल्जाइन आ जाती है और सेरिडाल आ जाती है। ये 3 मेडिसिन यूज होती है, लेकिन स्पेशली जो होती है वो सिट्राजीन टैबलेट भी आती है, सेरिडाल भी होती है। तो ये हम यूज करते हैं एंटी एलर्जिक पेशेंट जिनके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह हों। और यहाँ पर जो बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर थे, ब्रोंकाइटिस था और हमारा जो एस्मा वगैरह आ जाता है ना, उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। वो बाजार से और मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, ब्रोंकोडायलेटर पंप होता है, वो उससे जो है वो सांस वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, जिससे आपको फौरन कह लें कि सुकून मिल जाए, आपके गले को रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है, आपकी जो पल्मोनरी जो कह लें कि फंक्शन है वो आपका इंप्रूव हो जाए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डोक्साप्राम, जो कि 400 mg की टैबलेट होती है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स में जो ज्यादा यूज होता है ना वो थियोफाइलिन होती है। थियोफाइलिन में हमारे पास टैबलेट भी होती हैं, ठीक है, कैप्सूल भी होते हैं और फिर सिरप भी होते हैं। तो सीरप में थियोफाइलिन में चले जाएं तो सबसे पहले जो सिरप आता है वो सायरोलिन आता है, फिर जो सिरप है वो कैरोल आता है, फिर सिरप जो है वो कोफ्रेस्ट आता है, फिर सिरप जो है वो ग्लाइगोल आता है, ग्लाइगोल। उसके बाद सिरप जो है वो थ्यूरोन आता है। फिर टैबलेट हमारे पास होती है, जो आप अगर किसी बुजुर्ग को देना चाहते हैं, वो सिरप नहीं लेना चाहते या सिरप पसंद नहीं करता, तो आप उसमें जेंथियम दे सकते हैं, वो 200 और 300 mg की होती है। फिर आप थियो प्लस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्प्रो आप दे सकते हैं, फिर मैरक्स दे सकते हैं। ये मेडिसिन के कहने के ब्रांड्स नेम है, जिन इनके अंदर जो मेडिसिन होती है वो थियोफाइलिन होती है। इज क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा अब जो मेन टॉपिक है उस पे आ जाए, जो आप लोगों के हर एक के जो है, मैं भी उसमें ऐड हूँ, हर एक जो बच्चा जिसके घर में ये इश्यूज होते हैं, जी मेरे खांसी हो रही है, इसका आराम नहीं आ रहा, कैसे आएगा, कौन से इस्तेमाल करें। हमारे असल में कॉन्सेप्ट नहीं है, यूट्यूब से गूगल से ऐसे करके हम सिरप उठा लेते हैं, वो पी लेते हैं, ये नहीं पता कि ये ड्राई कफ के लिए है, मॉइस्ट कफ के लिए है, ठीक है। तो हमें ये चीज जो है इसको देखने के लिए अभी मैं आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा वो आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले सिरप आ जाए रोंडेक। इसमें क्या होता है कि कार्बिनोक्सिमाइन मिलेट एंड स्यूडोडेफ्रिडीन, ठीक है, स्यूडोएफ्रिडीन। ये हमारे पास कह लें कि इसका केमिकल जो है या मेडिसिन कह लें कि उसका फार्मूला है। सिरप जो होता है उसका जो ब्रांड नेम है वो हमारे पास रोंडेक है, ठीक है। ये हम ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ड्राई कफ क्या होती है, जिसे हम खुश्क खांसी बोलते हैं, मतलब कि आपको बलगम रेशा जो है वो नहीं आ रहा, जस्ट खांसी आ रही है और वो आपको ही रुक नहीं रही, बल्कि उल्टा आप वो खांसी कर रहे हैं, तो आपके चेस्ट में भी पेन हो रही है और आपके कह लें कि गले में भी पेन हो रही है और आपसे बोला भी नहीं जा रहा, तो तब आप कौन सा सिरप देंगे? रोंडेक। अब ये सिरप आप तब भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ 3 से 4 घंटे लेक्चर कर रहा हूँ, तो मेरी अगर जुबान मतलब रुक जाती है, जुबान की वजह से मेरे मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो ज्यादा बोलने की वजह से मेरे कह ले कि बोल नहीं पा रहा, मेरे खांसी स्टार्ट हो गई है, मेरे गले में दर्द होने लगी है, तो तब भी हम ये सिरप दे सकते हैं। ये ज्यादातर जो बोलने की वजह से मसला बनता है ना, ये खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है या आपके गले में पेन स्टार्ट हो जाती है, तो तब ये ज्यादा जो मसला है ये टीचर्स को होता है, टीचर्स को या डॉक्टर्स को, क्योंकि इनका ज्यादातर जो है वो बोलने वाला काम है। और इसमें अगर रिसर्च की जाए तो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको इस सिरप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बेटा सिरप हाइड्रालीन आ जाए, जिसमें हमारे पास अमोनियम क्लोराइड 30 mg होती है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन जो होती है वो 8 mg होती है, माइनोफाइलिन जो होती है वो 32 mg होती है। ये तीनों मेडिसिन
मिलती हैं, देन फिर हमारे पास सिरप बनता है हाइड्रालीन। अब हाइड्रालीन सिरप का ये है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको आप हाइड्रालीन सबसे पहले देंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रालीन सिरप जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर इसका ये साइड इफेक्ट ये नहीं कि वो मतलब उसमें काम कर रहा है, ये साइड इफेक्ट ये है कि हाइड्रालीन जो सिरप है वो ब्लड प्रेशर लो करता है। अब सिरप में आ जाए तो हमारे पास सिरप आता है ब्रोनिल, और ब्रोनिल जो सिरप है ये ड्राई कफ के लिए, ये आप लोग याद रखिए, ये जो सारे सिरप है ये ड्राई कफ के लिए हैं। अब ब्रोनिल जो है ये हमारे पास सिरप भी होता है, क्रीम भी होती है। अब ये जो ब्रोनिल सिरप है ये तो पता चल गया ड्राई कफ के लिए यूज होता है। अब जो क्रीम है ना ये हम यूज करते हैं बर्निंग, मतलब अगर किसी के बर्न हुआ है। अब बर्न पे आ जाए तो बर्न की काफी टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, केमिकल्स बर्न होता है, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद सिरप आ जाए कोजोम ई आता है, मतलब अब जो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा जो ज्यादा सिरप यूज होते हैं। यहाँ पर कोजोम ई जो है ज्यादातर स्पेशल जो है वो सिरप यूज होता है। फिर कोल्ड्रेक्स ई यूज होता है। कोल्ड्रेक्स जो ई सिरप है ये ज्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कफ मैट जो है ये ज्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास ओरोलिन आ जाता है, एडिकोज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे जी हमारे पास एस्थमा का, एम्फीसिमा का पेशेंट आ गया जिसको आपने मेडिसिन कौन सी देनी है, टरब्यूटालीन। उसमें सिरप हमारे पास कौन सा है, ब्रिटनाइल सिरप टेज्मिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो टरब्यूटास्कॉट आ जाएगा, ब्यूटालीन आ जाएगा, ठीक है। फिर पल्मानोल सिरप जो है इसका क्या काम होता है, क्योंकि अभी ये पल्मानोल जो सिरप है ना ये बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया उसका मैं रीजन आप लोगों को बताऊंगा। क्लोरोफेनामाइन जो है मेलीट वही चीज आ जाएगी। फिर टर्पीन हाइड्रेट है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है। अब पेशेंट जो है वो आपके पास आया है बलगम रेशे के लिए, आपने उसको दे दिया पल्मानोल। वो पल्मानोल ने क्या किया है कि उसको आराम तो आया नहीं बल्कि और जो है उसके कह ले कि रिएक्शन टाइम हो गया कि उसको और बलगम आने लगी। अब इसमें क्या है कि आप लोग मेडिकल स्टोर पे भी देख लें, पल्मानोल की जो है वो वो बेचने वाली कह ले कि इकोनॉमिकल चीज देखी जाए तो वो बहुत कम हो गई है। अब जो ज्यादातर सिरप यूज होने वाले हैं वो ब्रोंकाल सिरप यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें वो मेंशन नहीं है, आगे मेंशन होगा। ब्रोंकाल सिरप यूज हो रहा है, एसिफाइल हो रहा है, और ये हाइड्रालीन हो रहा है, कोल्ड्रेक्स ई हो रहा है, कोजोम ई हो रहा है, ठीक है। अब मेरा भी यही जो है वो आपको रिक्वेस्ट है, और बाकी डॉक्टर्स की भी यही होती है, हर एक डॉक्टर्स की ये होती है कि वो मेडिसिन वो देता है जिससे मरीज को आराम आए। ये नहीं है कि जिसका ब्रांड नेम जो है वो सबसे बेस्ट हो, जिसने आपको पैसे दिए हो, आप उसकी मेडिसिन लिखें। आप वो मेडिसिन लिखें जिससे मरीज को आराम आया है, ठीक है। तो ये था कफ सिरप फॉर ड्राई कफ। अब हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको मैं कहूंगा कि आप लोग इसको लिखें, इसको समझें गौर से। अब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, सर जिसमें जी जी बेटे, सर जिसमें रेशा आएगा, बलगम आएगा, उसमें कौन सी मेडिसिन देंगे? उसमें बेटा हम वो मैं आपको ब्रोंकाल का बता रहा हूँ, फिर आगे वो जो है वो सिरप मैं एक दो और आपको सिरप बताता हूँ वो इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ना वो मॉइस्ट, अगर किसी को बलगम रेशा आ रहा है उसमें आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओरोलिन भी आप कर सकते हैं, और एडिकोस भी कर सकते हैं, और ट्राइएड प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लियर बेटा? ओके सर, यस सर। उसके बाद बेटा जीआईटी पे आ जाएं। जीआईटी में हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है, हम खाने के बगैर क्यों मेडिसिन कहते हैं, खाने के साथ मेडिसिन क्यों कहते हैं, ये आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपसे पेशेंट करते हैं, जी डॉक्टर साहब मैं क्यों मेडिसिन खाने के साथ खाऊं, या खाने से पहले क्यों खाऊं। तो यहाँ पर एक चीज ये ले लें कि खाने से 1 घंटा पहले जो हम मतलब ओमेप्राजोल है, इजोमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो हम खाने से 1 घंटा पहले मेडिसिन लेते हैं ना, अब खाने के साथ जब आप लेंगे ना तो ये कह लें कि ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। खाने के साथ जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाके मेप्राजोल की जो कह लें कि ताकत है, कुव्वत है, वो कम हो जाती है। ये जो मतलब मेप्राजोलिज्म मेप्राजोल है ना, ये वाली जो मेडिसिन है चार जो मैंने बताए हुए हैं केमिकल फॉर्मेशंस, ये इसलिए हम खाने से 1 घंटा पहले कहते हैं, मैदे के जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं इसलिए हम कहते हैं खाने से 1 घंटा पहले खाएं, कि इसका आपको फर्क ज्यादा फील हो, ज्यादा जल्दी आपको आराम आए। अब जब आप ये खाने के साथ मेडिसिन लेंगे, ये वाली जो खाने के साथ मेडिसिन लेंगे, तो आपको जो उसका इफेक्ट है वो कम मिलेगा। मैदे का जो आराम है वो कम टाइम में नहीं आएगा। अगर आप खाने से पहले खाते हैं तो मैदे का जो आपको आराम है वो जल्दी आ जाएगा।
अब यहाँ पर आ जाए, ओमेप्राजोल जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है ना, इसकी कह ले कि जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, ये आपको 20 और 40 mg में मिलेगी, ठीक है। और जो एंड पे पेंटापेराजोल और लेंसोपेराजोल है ना, ये आपको 30 mg में मिलेगी और टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, कैप्सूल फॉर्म में कम मिलेगी। लेकिन जो मेप्राजोल है, इजोमेप्राजोल है, ये आपको सभी टैबलेट में मिलेंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है कि मेप्राजोल है तो वो कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा, इजोमेप्राजोल है वो भी कैप्सूल में मिलेगा, लेकिन जो पेंटापेराजोल है, लेंसोपेराजोल है, ये हमें कम मिलेगा। और किस में मिलेगा? टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। अब सबसे पहले आ जाए ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल की ये मेडिसिन का नेम आप लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों को सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही थी, उनकी तरफ से कोई इशू होगा इंटरनेट का। चलें ठीक है बेटा, फिर मुझे और वैसे ही बेटा ये 8 मिनट के अंदर जो है ना मीटिंग एंड हो जानी, आप लोगों ने अगेन जो है ना इसको ज्वाइन कर लेना है। ओके सर। अब शो हो रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। अच्छा बेटा, जिन लोगों को आवाज नहीं शो हो रही वो मेडिसिन का तो कम से कम देख सकते हैं ना कि कौन कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे लिखी हुई है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जिनको आवाज ना आए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बच्चे कुछ वेट भी करे होंगे, जल्दी जल्दी एंड हो। तो मेरा जो मकसद है वो एक्सक्यूज मी आपको सर। ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। जी बेटा। सर आप ये स्लाइड्स हमारे साथ शेयर करेंगे? नो बेटा। ओके सर, एक और चीज पूछनी थी जी कि बेटा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कुछ मेडिसिन चिल्ड्रन को दे रहे हैं, जी उन जी बच्चों की एज लिमिट क्या है, लाइक एज ब्रैकेट क्या है? बेटा, 6 से 7 साल? ये जो सिरप है ना, ये हम 10 साल से पहले किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। फिर उसमें जो है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, जो मेडिसिन बच्चों के लिए है उसमें इंजेक्शन फॉर्म आप उसमें दे सकते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब कि ड्रिप लगा सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं ड्रिप के साथ। और अगर ज्यादा आप मतलब नहीं करना चाहते, घर में करना चाहते हैं, फुल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो अब आप सिरप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो बेटा एक्सक्यूज मी ये सर। शेयर मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसमें आप लोगों ने जो है ना वो खुद सारी चीजें देखनी नहीं है, इसको आपने देखी ये चीजें करनी है। मैंने लास्ट टाइम 2-3 दफा ऐसे किया हुआ है, तो बच्चे ये चीज नहीं, मैंने 2 से 3 बार कैंप पे पूछा है बच्चों से, तो बच्चों ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसमें मेरे सिखाने का फायदा ही क्या है, जब बच्चे याद ना रखें, आप लोग लिखेंगे, आप लोगों के पास अपना रिकॉर्ड रहेगा कि ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, तो ये बेस्ट है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक वो कंडीशन भी होती है ना कि मतलब कफ नहीं होता, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह सवेरे आपको ना गले में एक अजीब सी जलन सी होती है, तो सर उसमें भी ये ड्राई कफ वाली कैटेगरी आ जाती है? जी बेटा, ड्राई सीरप्स कफ की? वाली आदत है, लेकिन उसमें उसमें आप देसी थोड़ा सा नुस्खा ऐड करेंगे कि उन्हें आप कहेंगे कि भाप लें और जो है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है वो आप करें, लाइक इनहेलेशन करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, माउथ से करेंगे, नोज से करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप उनसे करवाएंगे। फिर भाप जब आपने स्टीम लेनी है उसमें भी आप यही करेंगे, टॉवल अपने सर के ऊपर लेके सांस से जो है वो आप स्टीम लेंगे, फिर माउथ से निकाल देंगे, फिर माउथ से लेंगे, नोज से निकाल देंगे, तो इससे जो है वो बेहतर हो जाए। बाज दफा कुछ पेशेंट्स होते हैं ये कहते हैं जी मेरे केरा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो कुछ पेशेंट्स के तो केरा होता है, मतलब कि ब्रेन की तरफ से वो कह ले कि सिक्रीशंस वगैरह ऊपर से हो रही होती हैं। लेकिन जो ये चीज है कफ वगैरह, ये आपको वैसे भी पता चल जाता है ये कफ है या केरा है, ठीक है। लेकिन केरे का मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो अलग से टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेने चले जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा। अभी फिलहाल अभी बेटा जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा वो एंड तक अपने पास रखिएगा, लिख लीजिएगा, मैं एंड पे बता दूंगा, लेकिन अभी जो है इसको मुझे कवर अप करने दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बाकी एंड पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जिन बच्चों के क्वेश्चन होंगे हम मीटिंग फिर अरेंज कर लेंगे उसी वक्त, और आप लोगों के मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। लेकिन अभी मीटिंग कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हमें भी किसी रास्ते में हों वैसे हों, तो वो लोग वेट कर रहे हों कि ये जल्दी से मतलब खत्म हो जाए। तो आप लोग जो हैं इस चीज को अच्छे से जान लें, समझ लें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको करवा दूंगा। अब यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है ना, उसमें हमारे पास मेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लेंसाप्राजोल। अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सर सबसे बेस्ट कौन सी है, और जो हमारे गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गर्ड डिजीज हो जाती है, गर्ड कौन सी होती है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्सिस डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, ठीक है।
ये प्रॉब्लम, फिर मसल्स हमारे जो पेट के जो है वो क्रैम्पिंग वगैरह हो रही होती है, उसमें हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसमें आपने सबसे जो बेस्ट है ना, गैस्ट्राइटिस के लिए एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, और उसके बाद एक्यूट पैंक्राइटिस है, उसमें आप कौन सी मेडिसिन, या वैसे आपके स्टमक का इशू है तो कौन सी बेस्ट है जो कि आपको फौरन मिनटों सेकंडों में आराम दे? तो वो हमारे पास है इजोमेप्राजोल, ठीक है। अच्छा बेटा, जो बच्चा लिख रहा है सुन रहा है मुझे अच्छे से, वो फौरन मुझे रिस्पॉन्स करे ताकि मैं इसको आगे से आगे लेता जाऊं स्टेप बाय। यस ओके सर। सर। उसके बाद बेटा आ जाता है मेप्राजोल, और ये पेंटाप्रोजोल, लेंसाप्रोजोल हम कब लेते हैं, कब हमें जरूरत पड़ती है? अगर ये सारा कुछ जो आइजोमेप्राजोल कर रहा है तो मेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल और लेंसाप्रोजोल का क्या ताल्लुक है इसके साथ? इसका बेटा ताल्लुक ये है कि आप अगर मतलब कि डिक्लोफेनेक सोडियम एनसेड कोई भी आप लेते हैं, ये आपको बता दूं कि कौन से ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, खाने के साथ लेनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो खाने के साथ आप ले सकते हैं और लेनी चाहिए फर्जी तौर पे, मतलब फर्ज जो है वो आपने उसको समझ के लेनी, ये नहीं कि ली ना ली खैर है, ऐसे नहीं, फर्ज समझ के उसको आपने लेनी है। वो हमारे पास आ जाती है एनसेड, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप ले सकते हैं। स्टीरॉयड में आप ले सकते हैं डेक्सामेथासोन आ जाता है, उसके बाद प्रेडनिसोलोन, सल्फासिटामाइड आ जाता है, ठीक है। फिर एस्पारिन आप ले सकते हैं जो कि एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोगुलेंट्स मेडिसिन होती हैं, वो आप जो है खाने के साथ ले सकते हैं। अब ये हम खाने के साथ क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने फर्स्ट पे आपको बता दिया कि जब हम ये खाने से 1 घंटा पहले लेंगे तो क्या करेगा, वो मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब ये है, इसको खाने के साथ हम कम ले, खाने के साथ लेंगे तो ये हमारी जो स्टमक की दीवारें बनी हुई हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये खाने के साथ चले जाएगा और जज़ब हो जाएगी मेडिसिन। ये इसका है कि ये हम इसलिए खाने के साथ ये ले सकते हैं। अगर ये हम खाने के साथ नहीं लेते, जस्ट पानी के साथ ले लिए, तो ये हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको इसने डिस्टॉर्ट कर देना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो लाइनिंग लगी हुई है वो फट जानी है। और आप लोगों ने ये करके भी देख लीजिएगा, मैंने तो पेशेंट देखा हुआ है ये। इसमें क्या होता है कि जब आप स्टीरॉयड मेडिसिन लेते हैं, एस्पारिन लेते हैं, नॉन स्टीरॉयड मतलब के वो नेप्रोक्सन भी है, उसके बाद प्रोक्सिकेम भी है, फिर वो मतलब के एटसेट्रा सारी मेडिसिन, डिक्लोफेनेक, सोडियम, पोटेशियम आप लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जो खतरनाक कह ले कि पेन किलर मेडिसिन है वो है डिक्लोफेनेक सोडियम, क्योंकि आपको पता है कि आपके पहले ही जो है वो सिक्रीशन वगैरह वो हो रही होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो रहा होता है, ठीक है, एसिड सारी जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं जो कि हमारे खाने की तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। तो सोडियम की पहले ही मकदार बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से डिक्लोफेनेक सोडियम ले लेते हैं। तो डिक्लोफेनेक सोडियम क्या करती है कि हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन और ये सारा स्ट्रक्चर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का होता है स्टमक का, उसको ये तबाह बर्बाद कर देती है। तो इसलिए आपने डिक्लोफेनेक सोडियम लिख के देनी है, साथ में कोई जैसे कि मेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, लेंसाप्रोजोल है, ये आप साथ में लिख दें। एक आप डिक्लोफेनेक सोडियम, अगर आपको लगता है कि इससे ही आराम आना है, फिर आप उसको डिक्लोफेनेक सोडियम लिख दें, डिक्लोरान लिख दें, फ्लोजन कैप्सूल लिख दें, कुछ भी लिख दें, उसके साथ आप ये लेंसाप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल और मेप्राजोल लिख दें, ठीक है। अब ये इनका हो गया। अब हम आ जाते हैं जी ये तो सर वो सोडियम वाली तो वो हमने खाने के साथ देनी है ना, जो आपने पहले बताई है। बेटा वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर खाने के साथ नहीं ले रहे, लेकिन स्टमक वाली, जी तो स्टमक वाली पहले देंगे और फिर वो 1 घंटे के बाद ये मिलेगी। नहीं 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 बेटा, आप समझिए नहीं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने खाने के साथ नहीं देनी मेडिसिन, मरीज कह रहा है मैंने खाने के साथ नहीं लेनी, मैंने मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन दे दो बस मुझे, तब फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने वो बनाना है, इनकी कॉम्बिनेशन बनाना है, वो ये बनाना है कि उधर से आप मेप्राजोल ले लें, साथ में पेंटाप्रोजोल, लेंसाप्रोजोल, और साथ में आप कोई भी जो है वो पेन किलर ले लें, लाइक प्रोक्सिकेम लेना चाहते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम लेना चाहते हैं, दूसरे लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे जो जहरीली मेडिसिन है ना, जो आजकल ये फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह और ये सारे क्लिनिक्स वाले लिख रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि इसके कितने नुकसान है, और ये नुकसान मैं 3 से 4 पेशेंट के ऊपर देख चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी इसमें जो है इससे अवॉइड करूंगा कि आप इस लोगों से, इस चीज से जो है वो प्रिवेंट करें अपने आप को, कि आपने डिक्लोफेनेक सोडियम कम लिख के देनी है, आप प्रोक्सिकेम लिख दें, साथ में नेप्रोक्सन लिख दें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख दें, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपने लिखनी है डिक्लोफेनेक सोडियम, तो साथ में कोई आप स्टमक के लिए कैप्सूल लिख दें, लाइक एमेप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, लेंसाप्रोजोल है, ठीक है। ये आगे फिर जो इजोमेप्राजोल में ज्यादातर यूज होता है वो नेक्सम इंजेक्शन भी होता है और नेक्सम कैप्सूल भी होता है, 20 mg में भी होता है, 40 mg में भी होता है, ऐसे इंजेक्शन होता है। फिर हमारे पास ओमी प्लस आ जाता है, नोवोटेफ आ जाता है, एक्सियम एस आ जाता है, फिर उसके बाद जोगो टैबलेट जो है 40 mg आती है, फिर कैप्सूल जो है वो जूम 20-40 mg होता है,
ठीक है, ये आप जो है वो पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब आप मुझसे पूछे सर अगर मेरे घर में मेरी फैमिली को कोई इश्यू बन जाता है स्टमक वगैरह का, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो कौन सा इस टाइम जो है वो कैप्सूल है जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे, तो मैं नेक्सम आपको रिकमेंड करूंगा।